नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 21 मई से लागू होगी राजीव गांधी न्याय योजना। राजीव गांधी की पुण्यतिथि से इस योजना को लागू किया जाएगा। डिफरेंस की राशि किसान को 4 किस्तों में मिलेगी और शराब पर 10% कोरोना टैक्स लगेगा। ये सभी बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। साथ ही हर जिले में एक अंग्रेजी स्कूल भी खोला जाएगा। ये फैसला भी इस कैबिनेट में हुआ है। अंग्रेजी माध्यम के ये 40 स्कूल खोले जाएंगे। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, कई बड़े फैसले, लेकिन जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि इस पर फैसला हो सकता है, राजीव गांधी न्याय योजना, और इस पर मोहर भी लग गई। बिल्कुल प्रशांत, ये न्यूज 18 सुबह से ही जिस तरह से लगातार ये राजीव गांधी की जो न्याय योजना है उसको लेकर कांग्रेस का वादा कांग्रेस ने किया था, उस वादे के तहत अब 21 मई जिस दिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि है उस दिन किसानों की जो अंतर की राशि है वो किसानों के खाते में डालने की 4 अलग अलग किस्तों में उनको डाला जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर लगातार हम उसको दिखा रहे थे, उस पर कैबिनेट की मोहर लगी है। साथ ही शराब के जो दाम है उन पर वृद्धि की गई है। 10 रुपए देसी जो शराब की मिलती थी उस पर 10 रुपए बढ़ाया गया है। जो अंग्रेजी शराब है उस पर 10% की बढ़ोतरी की गई है। तो जो शराब, जो मदिरा प्रेमी है उनके लिए एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है कि जिस तरह से जो अभी शराब की दुकानें खुली हैं पिछले हफ्ते से, तो अब ये नई उनको एक नया उनको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। 10 रुपए देसी शराब पे और 10% उस पे विदेशी शराब पे उनको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे शराब प्रेमियों के लिए। साथ ही इसके अलावा जो नगर निगम और नगरीय निकायों में जो स्कूल है जो अच्छे उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, अच्छे उत्कृष्ट स्कूल है, उनको चयनित किया जाएगा। ऐसे 40 रहेंगे स्कूल जिनपे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाने के लिए, उनकी अच्छी योग्यता देने के लिए सरकार कोशिश करेगी। उस पर कैबिनेट की मोहर लगी है। इसके अलावा जमीन, जो बिक्री की जमीन जो होती है उस पे जो सरकारी जो खरीदी जाती है जमीन उसकी तारीख को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। एक बड़ा निर्णय ये लिया गया है। इसके अलावा जो धान जो खरीदी केंद्र हैं वहां से उनको जिस तरह से परिवहन करने की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए भी कैबिनेट में निर्णय लिए गए हैं कि उसको सुचारू रूप से किया जाए। जो धान खरीदी केंद्र में पड़े हुए उनको पहुंचाने के लिए। इसके अलावा जो छात्र हैं जो 10वीं और 11वीं और 12वीं में रहते हैं उनको ITI के माध्यम से जो ऐसी उनको शिक्षा दी जाए जिससे वो रोजगार मूलक अपना रोजगार हासिल कर सके, उनको आगे चल के कुछ उनको रोजगार मिल सके। इस तरह से तमाम वो निर्णय हैं, लेकिन बड़े निर्णय 2 हैं। इसमें से एक बिल्कुल सुरेंद्र, जो आप बता रहे हैं स्वाभाविक है कि एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। शराब का आप जिक्र कर रहे थे, 10% टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन वो कई उन राज्यों से कम होगा सुरेंद्र। कई राज्यों ने 70% तक कोरोना टैक्स लगाया है शराब पर। उस लिहाज से फिर भी छत्तीसगढ़ में ये टैक्स कम है। खासतौर से अगर हम बात करें शिक्षा के लिए, तो अंग्रेजी स्कूल खोलने का भी जिक्र है इस कैबिनेट में। इस पर भी चर्चा हुई है, इस पर भी फैसला हुआ है। इसके अलावा एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री को भी मंजूरी देने का मसला है सुरेंद्र। हाँ बिल्कुल, जो एथेनॉल को लेकर लगातार राज्य सरकार कई बार उन्होंने पत्र भी व्यवहार किया है केंद्र सरकार से। मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एथेनॉल बनाने की उनको अनुमति दी जाएगी। तो चावल बड़ी मात्रा में बच जाता है तो उसको अगर एथेनॉल बनाया जाता है तो एक बड़ा यहाँ पर उद्योग खड़ा होगा। उसके अलावा वहाँ से यहाँ पर रोजगार जो लोगों को मिलेंगे, रोजगार जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो एक बड़ा निर्णय ये भी कैबिनेट ने लिया है। तो ये जिस तरह से जो कैबिनेट की बैठक हुई है तो उसमें ये निर्णय लिए गए हैं। तो जिस तरह से अगर शराब की बात करें तो शराब को लेकर लगातार ये था कि इसका रेट बढ़ेगा, तो रेट 10 रुपए देसी और विदेशी सरकार 10% बढ़ाया गया है। तो और रोजगार खासकर स्कूलों को अगर देखा जाए तो जो उत्कृष्ट जो स्कूल हैं उनको चयनित करने के लिए जो नगरीय निकाय इलाकों में पढ़ते हैं उनको चयनित किया गया है। साथ ही तो 10वीं के बाद 10वीं 11वीं और 12वीं जो पास करते हैं, जो ITI करना चाहते हैं, जो ऐसी ITI ट्रेनिंग दी जाए उनको जो आगे चलकर उनको रोजगार उनको मिल सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, ऐसा रोजगार चाहें तो उनके लिए भी एक बड़ी जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक बड़ी राहत रहेगी। जो आगे चल के कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो ITI के तहत जो ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद उनको अब रोजगार मिल पाएगा।
बिल्कुल, एथेनॉल बनाने के लिए भी ये कह सकते हैं कि इससे एक बड़ा रोजगार पैदा होगा अगर एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियां छत्तीसगढ़ में खुलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुरेंद्र, धन्यवाद। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से। बड़ी खबर है, कोरोना से एक और मौत हो गई है भोपाल में। 65 साल की महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। ये महिला डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित थी। कोरोना से मौत का आंकड़ा अब बढ़कर भोपाल में 35 तक पहुंच गया है। तो राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के चलते एक और जान गई है। 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित थी और ऐसे लोगों के लिए कोरोना संक्रमण घातक हो जाता है जो पहले से किसी बड़ी बीमारी से संक्रमित हो, ज्यादा उम्र हो चुकी हो या फिर इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो। और जिस महिला की मौत हुई है कोरोना संक्रमण के चलते, वो 65 वर्ष की थी और साथ ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन से वो पीड़ित थी। और इस मौत के साथ भोपाल में कोरोना संक्रमण के चलते आंकड़ा और बढ़ गया है, 35 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। हालांकि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले भोपाल में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में दूसरा शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अभी तक सामने आए। खबर जबलपुर से है और ये अच्छी खबर है। कोरोना के 6 और मरीज ठीक हो गए हैं। दूसरी रिपोर्ट भी इन सभी 6 मरीजों की नेगेटिव आई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ये डिस्चार्ज हो गए हैं। तो ये अच्छी खबर जबलपुर से है, जहां पर कोरोना के 6 और मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लगातार इनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। हालांकि एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। जबलपुर में आज फिर 6 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस हो गए। और अब एक राहत भरी खबर धार से, जहां कोरोना के 29 और मरीज ठीक हो गए हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तक 70 कोरोना मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और ये अच्छी खबर है धार से, 29 और मरीज ठीक हुए हैं। अस्पताल से इन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुल 70 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। धार से ये अच्छा आंकड़ा है और बड़ी संख्या में एक साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं 29 मरीज एक साथ स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं कोरोना संक्रमण के बाद। इनकी लगातार जो रिपोर्टें हैं वो नेगेटिव आई। इसके बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक ये आंकड़ा 70 तक पहुंच चुका है स्वस्थ होने वाले मरीजों का। उधर मध्य प्रदेश में 18 मई से लॉकडाउन के स्वरूप का खाका तैयार हो रहा है। मंत्रियों ने प्रभार वाले जिलों से फीडबैक लिया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री कमल पटेल, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह ने कलेक्टरों से चर्चा की है। और आपको बता दें कि उज्जैन और इंदौर संभाग के कलेक्टरों ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है। वहीं कुछ कलेक्टरों ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का सुझाव भी दिया है। ग्रामीण इलाकों में गतिविधियां शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अलावा रतलाम, नीमच, मंदसौर से किसानों के प्याज खरीदी की बिक्री की अनुमति देने की भी मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा प्रभावित उन गरीबों को किया है जो रोज कमाते और खाते हैं। ऐसे में घर वापसी का सिलसिला भी जारी है। जबलपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र की ओर से आ रहे ऑटो वालों की भरमार नजर आ रही है। दरअसल ये ऑटो चालक अपने परिवार के साथ गांव की ओर लौट रहे हैं। ऑटो ड्राइव करते करते जब ये थक जाते हैं तो सड़क के किनारे ही खाना बनाकर खाते हैं और आराम करते हैं। में अगर मजबूरी की तस्वीर देखना हो तो जरा हाईवे की ओर निकल जाइए। हर ओर ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी जहां मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग परेशान सा दिखेगा।
महाराष्ट्र से चलने वाले ऑटो चालक अभी मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर पहुंचे हैं, लेकिन एक लंबा सफर उन्हें अभी भी तय करना है, तो सब के सब अभी यूपी रवाना होंगे। जहां समय मिलता है वहां ऑटो को रोककर खाना पकाने लगते हैं, बच्चों को खिलाने लगते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। बेशक तमाम वादे दावे किए गए हों आम श्रमिकों को, मजदूरों को सुविधा देने के, लेकिन तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आती हैं जहां एक बड़ा तबका जो है वो परेशान दिखता है। कुछ ऐसी तस्वीर इन ऑटो चालकों की भी है जो कई दिनों से लगातार सफर कर रहे हैं और एक लंबा सफर इन्हें तय करना अभी बाकी भी है। अमूमन मायानगरी मुंबई में ये ऑटो चला करते थे, लेकिन इनका जो परमिट है उसका दायरा लॉकडाउन के इस दौर में हाईवे तक भी आ चुका है। अब इस तमाम जो ऑटो चालक हैं वो ऑटो से सफर तय करते हुए कई राज्यों से गुजरते हुए यूपी की ओर जा रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, आखिर इन्हें क्या क्या सामना करना पड़ेगा बीच में इसका भी पता नहीं, लेकिन अपने परिवार के साथ ये निकल पड़े हैं इस सोच के साथ कि घर पहुंचेंगे तो सुरक्षित रहेंगे इस कोरोना से भी और तमाम जो अन्य परेशानियां हैं जिनका सामना इन्हें अभी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और बड़ी खबर रायपुर से है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की संपत्ति जब्त की गई है। 7 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। 2018 में सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में ये कार्रवाई हुई है। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों का लेन देन किया गया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की संपत्ति जब्त की है। 7 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि अटैच की गई है। 2018 में सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था और करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में यह कार्रवाई हुई है। उधर सुकमा में पति पत्नी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सभी नक्सलियों ने एसपी, एएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने हथियार डाले। नक्सली रघु पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि उसकी पत्नी लखे पर 3 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी नक्सली कई सालों से नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे और कई बड़ी वारदातों में भी शामिल रहे थे। रघु ने बताया कि वो कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसे ना तो प्रमोशन मिला और ना ही सम्मान। बड़े नक्सली अपने अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चे पैदा करने और परिवार आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए इन्होंने आत्मसमर्पण किया। चाह रहे थे पर इनको उस तरीके की ज़िंदगी मिल नहीं रही थी नक्सली संगठन में जैसा ये चाह रहे थे। साथ ही साथ आत्मसमर्पण नीति से भी ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए। अपने पुराने साथियों को इन्होंने देखा जो कि आत्मसमर्पण करके खुशहाली से रह रहे हैं। तो इन लोगों ने भी निर्णय लिया कि हम भी आत्मसमर्पण करेंगे और ये हमारे पास आकर के आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। टोटल नक्सली लोगों को ऑपरेशन करते ये मैं घर आए थे और हम समस्या के लिए आए। वो कितना बार बताया वो नहीं भेजते, अब बाहर नहीं भेज रहा, इसलिए मैं घर जाके वो आत्मसमर्पण करके मैं रहूँगा, सरेंडर करूँगा बोल के घर आया। बीजापुर से अगवा जवान को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। नक्सलियों ने जवान संतोष कट्टम को अगवा कर 6 दिनों तक अपने साथ रखा था। इससे पहले उन्होंने संतोष को गोरना से अगवा किया था, जिन्हें जन अदालत लगाकर पत्नी और बेटी के सामने रिहा कर दिया गया। संतोष भोपाल पटना में तैनात है। राताबानी सेंचुरी में छोड़ा गया तेंदुआ 22 फरवरी को नरसिंहपुर से इसे रेस्क्यू किया गया था और घायल तेंदुआ अब स्वस्थ हो चुका है। वन विहार में उसे लाया गया था और स्वस्थ हो जाने के बाद इसे रातापानी सेंचुरी में छोड़ा गया है। 22 फरवरी को इसे नरसिंहपुर से रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद इसे वन विहार लाया गया था, जहां स्वस्थ होने के बाद इसे रातापानी सेंचुरी ले जाया गया। और ब्रेक के बाद जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर। बदमाशों ने किराना व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट की है। पुलिस की वर्दी और मास्क पहनकर लुटेरे पहुंचे थे। व्यापारी की गाड़ी में एक्सीडेंट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। चंद्रपुर थाने के
चंद्रपुर गिरगिरा रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो जांजगीर चांपा में वारदात को अंजाम दिया गया है, लूट को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने किराना व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। दरअसल जो बदमाश थे वो पुलिस की वर्दी में थे और मास्क पहनकर आए थे। इतना ही नहीं, पहले उन्होंने व्यापारी की गाड़ी को टक्कर मारी, एक्सीडेंट किया और उसके बाद लूट की वारदात अंजाम दी गई। चंद्रपुर गिरगिरा रोड की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह वारदात अंजाम दी गई है। और अब खबर जबलपुर से, बड़ी खबर है। नर्मदा नहर में 2 छात्र डूब गए हैं। एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। बाइक फिसलने से नहर में दोनों छात्र जा गिरे थे। केलवास गांव की यह घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है जबलपुर से। नर्मदा नहर में 2 छात्र डूब गए हैं, एक छात्र का शव बरामद हो गया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, हादसा हो गया, 2 छात्र नहर में डूब गए, एक का शव मिल गया, दूसरे की तलाश के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं अभी? देखिए बिल्कुल प्रशांत, जो दूसरा शव है जो बरामद नहीं हो पाया, उसकी लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ पे प्रयासरत हैं। पूरी टीम लगातार यहाँ पे कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर नजर रखी है। गोताखोर भी यहाँ पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लॉकडाउन है, ऐसे में छात्र आखिर क्यों निकले शहरी सीमा से छोड़कर ग्रामीण सीमा, जो कि पास ही नजदीक में जो बरगी डैम है उससे ये नहर निकल के आती है और नर्मदा नदी का पानी इसमें प्रभावित होता है। अभी पानी की मात्रा भी ज्यादा थी। जो ग्रामीण है वो ये बता रहे हैं कि जो दोनों ही छात्र थे वो कहीं ना कहीं बाइक को बड़े नजदीक से चला रहे थे नहर की, और उस दौरान ही ये हादसा हो गया। बहरहाल बड़ी ही दुखद घटना है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जो दूसरा शव है उसे भी कहीं ना कहीं बरामद कर लिया जाए। और इनके परिजन भी फिलहाल मौके पर आ गए हैं, उनका रो कर बुरा हाल है। पुलिस अभी का प्रयास है कि अंधेरा होने से पहले जो दूसरा शव है उसे भी निकाल लिया जाए। प्रशांत, बिल्कुल लापरवाही भी कह सकते हैं कि वजह बनी इस हादसे की, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला